ये बिना अदब के कोई कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया में जो आपको आगे पहुंचाता है, आपको तरक्की दिलाता है, कौमों को बुनियादों को मजबूत बनाता है, वो आपका उस्ताद है। और उस्ताद की कदर करना अपने माँ बाप की कदर करने के बराबर है। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने ये देखा है कि बाज़ दफ़ा जो बच्चे हैं वो पढ़ने को ही सब कुछ समझते हैं। वो समझते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बस पढ़ना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। पढ़ाई तो है, लेकिन मैं उसके साथ ये समझता हूँ कि जो अपना उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके लिए कामयाबी की जो सीढ़ी है वो काफ़ी टाइम लग जाता है कामयाबी की मंजिल तक पहुँचना। और अगर आप उसका अदब कर लें तो कामयाबी की सीढ़ी तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। अशफाक अहमद मारून जो है, उनका ट्रैफिक में चालान हो गया। इटली में थे, उनका ट्रैफिक चालान हो गया। तो कमरे अदालत में जब पहुँचे तो पता चला कि जज ने पूछा कि आपका ताल्लुक किस शोबे से। उन्होंने बोला कि मैं एक टीचर हूँ। तो उन्होंने बोला कि आ टीचर इज़ इन द कोर्ट। तो कमरे अदालत के सारे लोग खड़े हो गए और क्या कहते हैं, उनको बाहर तक छोड़ा और उनका फ़ाइन भी जज ने खुद भरा। मैं ये समझता हूँ कि इटली में और जापान में, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जापान की जो सैलरी है टीचर की, वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है। एक नर्सरी के टीचर की जो तनख्वाह है वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है। जापान में ये उस्ताद को मकाम दिया जाता है बहुत बड़े, तभी वो लोग तरक्की करते हैं। और हम लोग शायद इसी वजह से काफ़ी पीछे रह जाते हैं कि हम लोग सिर्फ पढ़ने को ही बहुत बड़ा हुनर समझ जाते हैं। और भी मैं ये देखा है मैंने कि बच्चे मैट्रिक के बाद कोई आम का ठेला लगाया हुआ है, कोई सेब बेच रहा है। तो वजह यही है कि एक इस्लामिक लॉ के प्रिंसिपल हैं जिन्होंने इस्लामिक कानून ईजाद किया था, इमाम थे, एक इमाम है, उनका नाम मुझे से याद नहीं। वो कहते हैं कि मेरा घर और मेरे उस्ताद का घर 7 गलियों का फासला था और मैं सारी ज़िंदगी अपने उस्ताद के घर की तरह पाँव करके नहीं सोया कि मैं गुनाहगार हूँ। इतनी बड़ी बात। और आप देखें अल्लामा इकबाल की मिसाल देखिए कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं हुक्का पी रहा था, मेरे उस्ताद गुजरे तो मैंने उनको जगह दी और मैंने उनको घर तक छोड़ कर आया। तो उनको घर तक छोड़ कर आना, देखिए अल्लामा इकबाल की नज़र में क्या उस्ताद का मकाम है कि उनको घर तक छोड़ कर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल देखें क्या कर रहे हैं कि उनको घर तक छोड़कर आया, हुक्का नहीं पिया और घर तक छोड़ा। फिर देखा कि एक चप्पल जो है वो उनकी वहीं रह गई है, एक चप्पल उनकी रास्ते में रह गई है और एक चप्पल उनके पास है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कौम की सतूनों को मजबूत बनाता है, जो लोगों को आसमानों की बुलंदियों तक पहुँचाता है, देखिए पढ़ना पढ़ाना तो ज़िंदगी में होता ही रहता है। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो हैं आखिर जो आगे बच्चे जो कामयाब नहीं हो पाते, कोई सेब का ठेला लगाया हुआ है, कोई आम का ठेला लगाया हुआ है, तो अल्लाह ताला इल्म उस इंसान को नहीं देता, दौलत दे देता है। इल्म उस इंसान से छीन लेता है कि जिसके पास पैसा तो होता है, पैसा तो उसके पास बहुत होता है। कुछ लोग होते हैं ख़ानदानी अमीर होते हैं, कुछ लोगों के पास बाद में आ जाता है। तो लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि अदब से अल्लाह ताला आपको इल्म बहुत ज़्यादा नवाजता है। और इल्म एक ऐसी दौलत है जो चोरी नहीं की जा सकती। बाकी दौलतें चोरी हो जाती हैं, लेकिन इल्म एक वो दौलत, वाहिद दौलत है जिसको चोरी करना नामुमकिन है। मतलब ये तहकीक में साबित नहीं है कि आप किसी का इल्म चोरी कर रहे हैं। इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो और देखा जाता है कि मैंने अभी एक रिसेंटली एक वाक़या सुना था कि कराची के अंदर एक जो टीचर थी, उन्होंने मास्टर्स की लड़की का पेपर चेक किया तो वो चीटिंग कर रही थी। तो जब देखा तो टीचर को चमाड़ मार दिया उसने। कि टीचर ने पूछा चीटिंग क्यों कर रही हो, उसने टीचर को चमाड़ मार दी और टीचर की आंख फट गई उससे। टीचर ने चश्मा पहना हुआ था। तो कराची की बात कर रहा हूँ। तो देखें माशाल्लाह से मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स कर रहे हैं और माशाल्लाह से देखें अदब उस्ताद का कितना ज़्यादा है। अल्लाह माफ़ करे कि मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में एक वो वाक़या था कि एक बंदा बोला कि यार मेरे से काम नहीं हो रहा। बोला तुमने उस्ताद को शामिल किया है? बोला नहीं। बोला उस्ताद के बगैर काम ही नहीं होता कोई भी। आप देखें मैंने देखा है कि जो मोटरसाइकिल सीखते हैं ना बच्चे, मोटरसाइकिल जो काम सीखते हैं, मोटरसाइकिल को ठीक करना सीखते हैं, वो भी अपने टीचर को जो सिखाने वाला है उसको उस्ताद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको उस्ताद कहते हैं। जो कपड़ा जो दर्जी का काम सीखता है वो भी अपने उसको क्या बोलता है? जो जिससे काम सीखता है बोलता है उस्ताद। तो उस्ताद का जो मकाम है, आप सल्लम अकायद हो जहाँ सरकार दो आलम शाफे रोज़े जज़ा महबूब किबरिया सैयदुल अंबिया फ़ख्र रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। देखें कितनी बड़ी बात है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो बड़े मकाम हासिल करते हैं
वो अदब के ज़रिए ही किए जाते हैं। बिना अदब के कोई भी मकाम इंसान को नहीं मिलता। क्योंकि देखिए, आपको दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो आज तरक्की की तरफ गामज़न है, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ चले गए और माशाल्लाह से इतने काबिल भी, उनके पास इल्म भी है। ये इल्म का होना उस्ताद का अदब है। मैं ये समझता हूँ अगर किसी इंसान की पहचान आपने करनी है तो उसके इल्म से लगा लें और उसके अदब से लगा लें। अगर आपके पास इल्म और अदब दोनों चीज़ें हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको तरक्की की राह की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में भी इज़्ज़त है और आखिरत में भी आपका बहुत अजर है। देख, मैं ये समझता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि बजाय उस्ताद से सीखने के उस्ताद की गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि जो कामयाबी की तरफ ले जाने वाला जो शख्स होता है वो उस्ताद ही होता है। बजाय उससे सीखने की उसकी गलतियाँ निकालना शुरू कर देंगे, लुच तलना शुरू कर देंगे। तो ऐसा करना मैं ये समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस्ताद वो रूहानी माँ बाप कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रूहानी माँ बाप का दर्जा रखता है। तो रूहानी माँ बाप का दर्जा रखने वाले की गलती निकालना मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। क्योंकि उस्ताद जो शागिर्द की काफ़ी जो है मिस्टेक्स बर्दाश्त करता है, डेली डायरी चेक करता है, फिर उसकी अटेंडेंस लगाता है, उसके बाद उसको टेस्ट देता है, फिर उसको आगे तरक्की की तरफ लेके जाता है और उसको क्या कहते हैं आगे। फिर देखें आप, दुनिया के कितने भी शोबे हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सारे मोहताज हैं टीचर। मैं बोलता हूँ टीचर के मोहताज हैं। आगा खान के डॉक्टर हों या किसी भी फील्ड के डॉक्टर हों, किसी भी जगह के, या इंजीनियर हो, पायलट हो, ये सारे मोहताज हैं। मैं बोलता हूँ जज भी हो, मैं बोलता हूँ वकील भी हो, ये सारे मोहताज हैं टीचर के। अगर दुनिया में टीचर ही नहीं होगा तो कौन जज बनेगा भाई, कौन वकील बनेगा और कौन डॉक्टर बनेगा? बिना टीचर के कोई डॉक्टर बन सकता है? बिना टीचर के कोई वकील बन सकता है? बिना टीचर के कोई जज भी नहीं बन सकता। दुनिया के सारे शोबे टीचर के मोहताज हैं, मतलब टीचिंग के मोहताज हैं। हर बंदे को टीचर से वास्ता पड़ता है। बस कामयाब वही होता है और आगे वही बढ़ता है जो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता है और वही मकाम पाता है जो अपने उस्ताद को आखिर तक याद रखता है। और मैं ये समझता हूँ कि हारून रशीद की मैंने आपको मिसाल दी कि कितने बड़े खलीफा, जिसकी मैट्रिक में भी वो काफ़ी कहानियाँ हैं कि वो कहते हैं कि द कैलिफ हारून रशीद वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाइस कैलिफ ऑफ बगदाद। ही इज़ नॉन रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम, ही हैड नॉट नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। तो एक खलीफा रह चुके हैं वो और बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे, लेकिन वो बोलते हैं अपने बच्चे पे गुस्सा किया उन्होंने कि भाई तुम्हारा एक हाथ फ्री क्यों है, तुम एक हाथ से उस्ताद के पाँव दिला रहे, दूसरे हाथ से क्यों नहीं दिला रहे? बादशाह अपने बच्चों को ये बोला है। और मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई टीचर बच्चे को गुस्से की नज़र से भी देख लेते हैं तो वो ऐसा होता है कि पाकिस्तान में बाहर लड़के ले आते हैं मिठाई लगाने के लिए उस्ताद की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस्ताद का अदब इस्लाम में भी, आपके दीनी मज़हब, बल्कि सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर मज़हब के अंदर उस्ताद का मकाम और मर्तबा और इज़्ज़त करनी ज़रूरी है। खाली इस्लाम में नहीं बल्कि सारे मज़ाहिब में यही कहा गया है कि उस्ताद का अदब करना लाजिम है आपके ऊपर। क्योंकि अगर आपको दौलत हासिल करनी है तो फिर आपको बिजनेसमैन के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इल्म और इज़्ज़त हासिल करनी है तो आपको उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। और सारे आप देखेंगे इधर, देखें लोग जो आगे जाते हैं CSS कर रहे हैं, भाई मैंने CSS किया है, भाई मैं SP बनूंगा, DSP बनूंगा। CSS किससे किया आपने? टीचर से किया ना। तो बीच में टीचर ही आता है नाम। शुरू में इब्तदा आपको ABC नहीं आती थी, ABC सिखाने वाला कौन है? टीचर। आपको रीडिंग करना किसने सिखा दी? टीचर ने सिखाई है। अगर रीडिंग करना नहीं आती, आप मैट्रिक क्लास पास करते, आप फर्स्ट ईयर पास करते, आप सेकंड ईयर पास करते, आपको 1 2 3 नहीं आती, आपको प्लस माइनस नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन मैथ के टीचर बनते या आगे मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट बनते या कुछ आगे तरक्की करते। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो सबसे पहला, जो प्रोफेशनों में सबसे पहला जो प्रोफेशन है जो सबसे ऊपर है वो टीचिंग का है, जिसको आज बहुत ज़्यादा वही पूछा जाए यार ये क्या कहते हैं, यार ये क्या कर रहा है, वो टीचिंग कर रहा है। हाँ, डी ग्रेड आया होगा इसलिए टीचिंग कर रहा है, मतलब ये हैसियत दी जाती है टीचर को। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टीचर होता है वो उसके पास इल्म का ख़जाना होता है, बस आपको उससे लेने की ज़रूरत होती है। एक समंदर है इल्म, बस आपको डुबकी लगानी है समंदर के अंदर, और जितनी गहराई में जाते रहेंगे उतना आपको नॉलेज और आगे नॉलेज हासिल होती रहेगी। क्योंकि मैं यही देखता हूँ कि बच्चे अब पढ़ाई की तरफ माइल नहीं हो रहे, पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहे। उसकी मेन वजह क्या है? अदब ख़त्म हो गया। अगर आपके अंदर अदब पैदा हो जाएगा तो, क्योंकि हमारे को अच्छी बात बहुत बुरी लगती है ज़्यादातर लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे, जो भी यूथ है 18 टीन एज के, इनको अगर कोई अच्छी बात करते तो ऐसा लगता है कि किसी ने गाली दे दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि
उस्ताद का जो मकाम है वो रूहानी माँ बाप का मकाम है। और कितने बड़े लोग हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है, अल्लामा इकबाल, खलीफा हारून रशीद, हज़रत इमाम अली। और वो जो इमाम का मैंने एक वाक़या बताया, एक और इमाम है वो बोलते हैं कि मैंने एक हिंदू से, आप मेरी बात गौर से सुनिए, एक हिंदू से पूछा कि कुत्ता जवान कब होता है। उन इमाम को इस सवाल का जवाब नहीं आता था। तो उस हिंदू ने बोला कि कुत्ता जब टांग उठा के पेशाब करे तो जवान हो गया। तो ये सवाल सीखना, सिर्फ ये सीखना। अगली बार वो इमाम मदरसा पढ़ा रहे थे, जब वो मदरसा पढ़ा रहे थे तो वो काफिर गुजरा सामने से, काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता, काफिर अल्लाह को नहीं मानता, यहूदी होता है वो, ठीक है, वो यहूदी होता है, लेकिन वो सामने से गुजरा तो वो हाथ बांध के खड़े हो गए। बोले यार इमाम साहब ये क्या? बोले वो मेरे टीचर है। एक यहूदी टीचर का इतना ज़्यादा अदब, और वो भी इतने बड़े इमाम कर रहे, मैं और आप क्या चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदब ऐसी चीज़ है जो बहुत आगे ले जाती है, और बेअदबी ऐसी चीज़ है जो बहुत पीछे ले जाती है। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, ये कहते हैं ना, बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। तो ये है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे दे देता है, लेकिन इल्म नहीं होता उनके पास। पैसा बहुत होता है, बहुत सारी मिसालें दुनिया में, बहुत बड़ी मिसालें हैं जो जिनके पास क्या है, दौलत बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। हज़रत अली देखें, उनसे भी कोई पाक हस्ती होगी, दुनिया की सबसे पाक हस्ती, जो बोलते हैं कि जिसने मुझे एक हरफ सिखा दिया वो मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे मुझे बेच दे चाहे अपने पास रख ले। हारून रशीद कितनी बड़ी शख्सियत, एक इतनी बड़ी शख्सियत रह चुके हैं। वो बोलते हैं कि उस्ताद का जो मकाम है, मैं ये समझता हूँ कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन बादशाह की वैल्यू कम होती है और उस्ताद की वैल्यू ज़्यादा होती है। उनकी नज़र में उस्ताद का मकाम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा उस्ताद का मकाम है। और दुनिया में तरक्की वही लोग करते हैं। देखिए आपको पता है ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दुनिया में जो काम नहीं हो रहा होता वही काम टीचर से करवाते हैं। आप देखें कि जितने भी मुंसलिक शोबे हैं, आप कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों को जानते हैं, आप बोलते हैं ये राहिल शरीफ है, ये इमरान खान है, ये वो है, ये सारे टीचर के मोहताज हैं। अगर दुनिया में टीचर नहीं होता तो कोई राहिल शरीफ नहीं था। अगर उन्होंने नर्सरी नहीं पढ़ी, KG1 KG2 1 2 3 मैट्रिक क्लास, इंटर क्लास, ग्रेजुएशन क्लास, CSS नहीं किया होता, कोई SP DSP से डायरेक्ट पोस्ट में ऐसा तो नहीं जाता ना। बड़ी पोस्ट में जाने के लिए भी क्या होता है, आप मोहताज हैं टीचर के, आप टीचर के पास पहले टीचर हैं, बाद में सारी चीज़ें आती हैं। उस्ताद का जो मकाम है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और मेरी बात याद रखिए, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया के जो भी आप किसी भी की हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, किसी भी बड़े इंसान की हिस्ट्री उठा के देख लें और फिर उसकी ज़िंदगी का चेक कर लें कि अपने उस्ताद के साथ उनका सलूक कैसे था। किसी भी बड़े इंसान की आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप जाबिर इब्न हयान को देखें, आप हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को देखें, हज़रत इमाम शाफ़ी को देखें, आप सल्लम जो आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम शाफ़िर रोज़े जदा महबूब किबरिया सैयदुल अंबिया फ़ख्र रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि कितनी पाक हस्ती हैं। और वो बोलें कि बेशक मुझे मौलिम बनाकर भेजा गया। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी पेशे हैं सारे मोहताज हैं, ये सारे टीचर के मोहताज हैं। आज कोई डॉक्टर है, मैं इधर का डॉक्टर हूँ, मैं आगा खान हूँ, मैं PN शिफा का डॉक्टर हूँ, मैं उधर का डॉक्टर हूँ। भाई कैसे बने डॉक्टर? आप किसके पास गए थे पहले? मैं तो टीचर के पास गया था, तो आप मोहताज हो गए ना टीचर के। पहले आपका वास्ता टीचर से ही पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने आपको जापान की मिसाल दी है कि जापान में एक उस्ताद की तनख्वाह जो है वो वाइस चांसलर से, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम्स की जो 2020 के जो कैंसिल हो गए हैं अभी, तो आप फ्री नहीं बैठे, बल्कि मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग फ्री बैठने से अच्छा है आप अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी कर लें। जैसे कोई बच्चे की मैट्रिक ऐसी पास हो गई है बिना एग्ज़ाम के, तो वो फर्स्ट ईयर की किताबें लेके तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि अपने 6 महीने ज़ाया करना बेकार काम है बिल्कुल भी। और पाउस कैसे हो नीचे वाला ना, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे अपनी तैयारी करना छोड़ दिया है आगे की क्लास आगे पढ़ें और अपनी क्लास की आगे क्लास की किताबें ले लें अभी से,
क्योंकि अगर कुछ बच्चे कॉमर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, कुछ मेडिकल फैकल्टी में जा रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग की फैकल्टी में जा रहे हैं, कुछ आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी बुक्स आप परचेज़ करके रख रहे हैं, उससे क्या होगा, और परचेज़ रख के आपको कबर्ड में नहीं रखनी, बल्कि उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से। क्योंकि ये है कि आपकी 6 महीने की तैयारी जब हो जाएगी, ये जो 6 महीने का गैप आ गया बीच में, तो इससे ये होगा कि आपको तकरीबन आधी बुक तो याद हो ही जाएगी। और फिज़िक्स में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको प्रिपेयर करना चाहूँगा कि आप फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और न्यूमेरिकल्स में कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे 1/f = 1/p + 1/q। और फोकल लेंथ, ये तो फोकल लेंथ का हो गया। वर्चुअल और रियल दोनों इमेज में कर लें काम। और इसके अलावा आप रेजिस्टेंस में कर लें कि 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। रेजिस्टेंस में भी करें, फोकल लेंथ में भी करें। इसके अलावा जो फोर्स का फार्मूला है, F = ma, मास एक्सीलरेशन = फोर्स। और इसके अलावा डिस्टेंस का फार्मूला, वो भी उसकी भी प्रैक्टिस करें, x = v/t + ½ at²। इसके अलावा जो यानी कि न्यूटन का जो पहली न्यूटन की कंडीशन है, दूसरी और सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ये तीनों जो फार्मूले लग रहे हैं इसमें, जो Vf = फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी और प्लस एक्सीलरेशन एंड टाइम। इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है, जो मोशन की दूसरी इक्वेशन है कि 2as = vf² - vi²। इसके अलावा आप तैयारी कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, वो k.E ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P = mgh। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो हर साल आने वाले हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चों ने 9 पास किए वो इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस करेगा तो काफ़ी इंप्रूवमेंट पा लेगा फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपने याद करने से ज़्यादा समझना होता है। और समझने में फिर आपको पता है कि न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है, अगर आपको सिंबल्स नहीं आते, आपको ऐसा यूनिट के बारे में पता नहीं है, आपको सिंबल्स के बारे में पता नहीं है, आपको फार्मूलाज के बारे में पता नहीं है, आपको डेटा बनाना नहीं आता, तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है फिज़िक्स में तो फेल ही होंगे। तो फिज़िक्स की तैयारी करने के लिए जो मैं आपको प्रिपेयर करूँगा वो आप क्या कहते हैं, फैसल पब्लिशर तो नहीं आती अब, क्या कहते हैं, कोई भी एक गाइड बुक उठा लें, उससे तैयारी करें। और आप डेरिवेशन की ज़रूर तैयारी करें। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही आपके पेपर को पास करता है। फिज़िक्स में थियोरेटिकल पेपर बहुत कम होता है और प्रैक्टिकल पेपर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो याद करने वाला जो आता है पेपर, वो बहुत कम सेक्शन आता है, और जो समझने वाला सेक्शन होता है फिज़िक्स में, वो बहुत ज़्यादा आता है। आप ऐसा यूनिट की तैयारी करें, आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी करें, आप फार्मूलाज की तैयारी करें, आप डेटा बनाना सीखें, आप डेरिवेशन के ऊपर काम करें। मैथ्स में कुछ एक्सरसाइजेज मैं बता देता हूँ आपको कि एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 2.7, एक्सरसाइज 2.8, एक्सरसाइज 3.6 एंड एक्सरसाइज 4.7 एंड एक्सरसाइज 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 एंड 5.13 और 5.10 जो कि फैक्टराइजेशन यूनिट में मुश्तमिल है। इसके अलावा आप सोल्यूशन सेट की भी तैयारी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3, 6.4 सोल्यूशन सेट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 6.8। इसके अलावा आप क्रैमर रूल जो कि हमारा 7वां यूनिट है मैथमेटिक्स का, मैट्रिक क्लास का, इसमें जो एक्सरसाइज है 7.5 इंतहाई इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। आप ये फ्री टाइम में अपनी तैयारी करें। ये जो फ्री टाइम आपके पास मिल रहा है, आपको इसको ज़ाया नहीं जाने दें, बल्कि घर में आपको ऑनलाइन क्लासेस, और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो मैं भी अपने चैनल में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आप आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको उसका एक लेक्चर बना के आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल के अंदर। जो भी आपका सवाल होगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, मैं उसको सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.5 जो कि थी क्रैमर रूल पे मुश्तमिल। तो इसके अलावा इन्वर्स का जो मेथड है 7.3 में मैट्रिक्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जो कि 7वां चैप्टर है और आपके फर्स्ट ईयर की किताब में भी है, सेकंड ईयर की किताब में भी है। तो ये जो बेसिक्स की चीज़ें हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। इसके अलावा आपका जो नवा चैप्टर है वेरिएशन, इसमें आप वेरिएशन मेथड और के मेथड को ज़रूर अप्लाई करें। और जो 10वां यूनिट है आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसके ऊपर आपने क्या करना है,
कि आपने अनग्रुप डेटा मीन मीडियन मोड का और ग्रुप डेटा मीन मीडियन मोड का दोनों में काम करना है, और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज के ऊपर भी काम करें। और आपका जो थ्योरम आता है इस साल के लिए नहीं, क्योंकि इस साल तो पेपर अभी वो हो गए, मतलब इस साल पेपर नहीं होंगे बच्चों के, अगले सीजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगले ईयर के लिए थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 13, थ्योरम नंबर 10, ये ट्राइंगल में सर्कल में 1 2 3 4 1 2 3 4 सर्कल के 10 7 8 10 13 यानी कि 7 8 10 13 ये ट्राइंगल के थ्योरम, इनकी तैयारी कर लें तो आपका 100 आउट ऑफ 100 पेपर जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ज्योमेट्री, आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो आपको अपनी ज्योमेट्री अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी कॉमर्स की फील्ड में जाना है तो आपको 10वां यूनिट है जो कि मुश्तमिल है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, मीन मीडियम मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, इसके ऊपर ज़रूर काम करें। अगर क्योंकि आगे जो फर्स्ट ईयर जो आती है बिजनेस मैथ आती है और सेकंड ईयर जो होती है वो स्टैटिस्टिक है, और स्टैटिस्टिक में टोटल प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, और प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं वो रिलेट करती हैं बिजनेस मैथ से। और इसके अलावा मीन मीडियन मोड सेकंड ईयर में भी है जो कि मैट्रिक का सिलेबस है। अगर आपकी मैट्रिक की अच्छी तैयारी है मैथ की, इसका मतलब है कि आपने 50% सेकंड ईयर का पेपर सॉल्व कर दिया है। और जो फर्स्ट ईयर की मैथ है बिजनेस मैथ, वो तो तकरीबन मेरे हिसाब से 15 दिन की है, 15 दिन की टोटल होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इंग्लिश में आप यूनिट्स की तैयारी और इंग्लिश में चैप्टर की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं कि 13 नज़में हैं और 13 चैप्टर हैं। 13 नज़म और 13 चैप्टर की तैयारी इस तरीके से करने के सबसे पहले आपने पोयम के नाम याद करने कि पोयम कौन सी पोयम किससे लिखी है। पहली पोयम है वॉइस ऑफ गॉड, लोइस न्यूमैन। दूसरी है लिटिल थिंग, जूलिया कार्नी। इस तरीके से जैसे ब्यूटीफुल हैंड है, एलन एम एच गेड हो गया, और क्या कहते हैं कैसाब्रियन का फेलेसिया डोरोथिया हिमेंस। इसके अलावा नेशन इन स्ट्रेंथ हो गया, राल्फ वाल्डो एमर्सन। तो इस तरीके नज़म के मुसन्निफ के नाम, ये कि नज़म के राइटर का नाम याद करना है कि कौन सी नज़म कौन से राइटर ने लिखी है। 13 नज़में बड़ी आसान है, बाकी 3 में शायद अनोनिमस भी है, यानी कि नाम नहीं दिया हुआ राइटर का। 10 नज़मों में राइटर का नाम है, 3 का है ही नहीं, 3 में राइटर का नाम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ। और इसके अलावा जो 13 चैप्टर्स हैं उसमें आप याद कर लें व्हाट इज टेंट पैकिंग, हाउ कैलिफ हारून रशीद रिस्पेक्टेड फॉर, और क्या कहते हैं, एक और बता देता हूँ मैं आपको, कुछ सवाल बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीफ एंड मटन। और आप इसके अलावा वो कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, हाउ डिड द कैलिफ डिस्कवर द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स वॉज द रिच मैन। और इसके अलावा मैं आपको एक और कुछ सवाल बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड में आने वाले हैं कि हु फीड द काउ एंड हु गोट द मिल्क। इसके अलावा वो जो सवाल है व्हाट इज द गुड समरी। गुड समरी में आप अगर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो बहुत आसानी होगी कि अ सिंगल वर्ड यूज टू डिस्क्राइब मेनी थिंग ऑफ द सेम काइंड, रिपीटिशन और आइडियाज इज नॉट डन, दोज पार्ट ऑफ द पैराग्राफ आर रिजेक्टेड वन लिटिल बट नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग अ समरी। इसके अलावा आप कुछ सवाल ऐसे, ये जो टेंट पैकिंग का, टेंट पैकिंग इज अ पॉपुलर गेम इन विच वुडन पैक आर फिक्स इन द ग्राउंड, द राइडर हैव पुल देम बाय राइट एट अ गैलोप, दे आर शेयर्ड लाउडली बाय स्पेक्टर। तो ऐसे जो सवाल है इनको आपने याद करना है फैसल पब्लिशर की गाइड बुक से। फैसल पब्लिशर की गाइड बुक मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि वो उससे क्या होता है, और प्रैक्टिकल सेंटर के नोट से भी याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल है। तो प्रैक्टिकल सेंटर के बनिस्बत जो फैसल पब्लिशर की गाइड बुक है उसमें आसान वर्डिंग है, और प्रैक्टिकल सेंटर में है थोड़ी मुश्किल वर्डिंग। वर्डिंग मुश्किल है लेकिन नंबर दोनों में सेम ही मिलते हैं। तो ये चीज़ है। और अगर आपको इस्लामियत में दिक्कत हो रही है तो इस्लामियत में आपको बता देता हूँ 20 हदीसें, मौज़ूआती मुताल्ला है, सूरह अनफाल, सूरह अज़ाब और सूरह मुमतना, बुक खत्म, बड़ी आसान। आदि अफजल अल-अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल दुआ इस्तग़फ़ार, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, मन सल्ला अलैहि मरतन फतअल्लाहु बाबन मिनल आफिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुन हुवा मुतमल्लिमा जितु बिही, और मन हब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अता लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, और लैसा मिन्ना मलम यरम सगीरना मलम युक़िर कबीरना अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार इन्ना अकमल मुमिनीन ईमानन सनम कुल का मन तखत्ता रिकाबन नासी यौमल जमुआती इत्तखज़ जसरन इला जहन्नुम इज़ा कुलता लिस्वाइबी का यौमल जमुआती इंसिद वल इमामु यख्तबु फ़क़द लागूत अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अकामा फ़क़द अकामद्दीन व मन हदामा फ़क़द हदामद्दीन। ये हदीसें मैंने तकरीबन 12-13 बता दी, 20 हदीसें टोटल। आपने ये याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, तर्जुमा याद करना। अच्छा, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने तशरीह को नहीं रखा बोर्ड के एग्जाम के लिए, सिर्फ आपने तर्जुमा लिखना है, अरबी का तर्जुमा लिखना है, आपने तशरीह बिल्कुल भी नहीं लिखनी। आपने सिर्फ तर्जुमा याद करना है
जैसे अफजल अमाल ला इलाहा अफजल दुआ इस्तग़फ़ार के सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार है। और तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि इल्म की तलब पर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इस तरीके से तर्जुमा याद करना, तशरीह याद नहीं करनी आपने। और सूरह अनफाल में आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन याद कर लेने जैसे शर्रुल दवाब से क्या मुराद है, और माल गनीमत की तकसीम के बारे में आप क्या जानते हैं, और इसके अलावा ग़ज़वा बदर की पूरा वाक़या याद करना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं ग़ज़वा बदर का वाक़या। अगर आपको सूरह अनफाल को समझना है तो उससे पहले आपको ग़ज़वा बदर को समझना होगा। ग़ज़वा बदर पूरी बयान की गई है सूरह अनफाल के अंदर, जो कि सूरत नंबर 8 है, कुरान मजीद की सूरत नंबर 8 सूरह अनफाल के अंदर पूरा ग़ज़वा बदर बताया गया है। ग़ज़वा का मतलब होता है जंग, और बदर जगह का नाम है। बदर जगह का नाम है, ग़ज़वा का मतलब जंग। जो जंग बदर में लड़ी गई उसको ग़ज़वा बदर कहते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में याद कर लें, पढ़ लें इसके बारे में। इसके अलावा सूरह अहज़ाब के अंदर मुँह बोले बेटे से क्या मुराद है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस हज़रत सल्लम के क्या लगते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस हज़रत सल्लम के मुँह बोले बेटे थे। उनका नाम हज़रत ज़ैद बिन मोहम्मद था, बाद में उनका नाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस हो गया। और सूरह मुमतना को अच्छे से पढ़ें। और इसके अलावा मुज़ाती मुताले में कुरान का जो है तारुफ याद करें कि कुरान के लफ्ज़ी मायने पढ़ना या जमा करना, ये दोनों मायने कुरान पर सादिक आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। ये मुसलसल पढ़ी जाने वाली किताब है, इसलिए इसका नाम कुरान मजीद है। कुरान पाक में आयतों की तादाद 6666 है, रुकू की तादाद 558 है, और 7 मंजिलें 14 सजदे हैं, 1771 मद हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपने उसका इंट्रोडक्शन भी याद करना है कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ क्या है। नज़ूल कुरान याद करना है, कुरान की फजीलत याद करनी है आपने, और कुरान के बारे में आप क्या जानते हैं, और अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कुरान मजीद के मुतालिक कि इस किताब की ज़िम्मेदारी किसने ली है। एक ये हो गया। ज़कात के बारे में क्या जानते हैं, ज़कात के कितने मसारिफ हैं, फ़िक्रा, बुकरा, मसाकीन, आलमीन, मफलतुल कलू, जितने भी 8 मसारिफ हैं, 8 मसारिफ को अच्छी से स्टडी करें। इसके अलावा जो इल्म की फजल कि इल्म के बारे में क्या क्या आप सल्लम का क्या मकाम, आप सल्लम ने क्या फरमाया है और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। आप सल्लम फरमाते हैं कि तुम इल्म हासिल करो ख्वाह उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। और एक और आप सल्लम का फरमाने कि तुम माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। एक और जगह फरमाते हैं आप सल्लम कि तू आलिम बन या इल्म सीखने वाला बन, कोई तीसरा ना बन वरना हलाक हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते वो कभी बराबर नहीं हो सकते। और इसके अलावा आपको मैं ये बताता हूँ कि इल्म का इंट्रोडक्शन आपने करना है इकरा, सूरह अलग जो है इकरा, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि पढ़ो। तो वहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये इंट्रो अच्छा हो जाएगा, और जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, उसके दिमाग में भी एक असर पड़ता है कि बच्चे ने स्टडी करके रही। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक अरबी का लफ्ज़ आ गया जैसे शर्रुल दवाब है सूरह अनफाल के अंदर, बदतरीन किस्म के जानवर जो अल्लाह ताला ने काफिरों को कहा है। तो अरबी देख के बच्चा डर जाता है, यार ये क्या आ गया, एकदम घबरा जाता है। तो आपने क्या करना है कि जो इस्लामिक की बुक में लास्ट में दिया होता है, लास्ट में लिखा होता है कि इस लफ्ज़ के ये मायने हैं, इस लफ्ज़ के ये मायने। गाइड बुक भी ले सकते हैं, फैसल पब्लिशर की बड़ी अच्छी है। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ फैसल पब्लिशर, या आप क्या कहते हैं प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स। आप दोनों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रैक्टिकल सेंटर में थोड़ा मुश्किल है, फैसल बहुत आसान है, फैसल पब्लिशर बहुत आसान है। इसके अलावा हमारी रह गई उर्दू में क्या है कि पिछले साल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने पूरी बुक चेंज कर दी। तो उसमें ये है कि आपने हिस्ट्री पढ़नी है सारे शायरों की, सारे मुसन्निफ की। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आप क्या जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए, उन्होंने मुगलिया दरबार का जवाल भी देखा, उन्होंने जलाल भी देखा। उनके सामने सबसे बड़ा मसला मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी था, गलत रस्म व रिवाज भी थे जो मुसलमानों को तहजीब से दूर रह जा रहे थे, गलत अकायद भी थे जो मज़हब का हुलिया बिगाड़ रहे थे। उनके सामने सबसे बड़ा मसला ये था, और उनके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि उर्दू ज़बान को दफ्तर तालीमी इदारों तक पहुँचाना, अवामुन्नास का रूप देना, और गली मोहल्लों खानकाह दरबारों से निकाल कर उसको एक सब्जेक्ट बनाना। और सर सैयद अहमद ख़ान अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात के साथ साथ उर्दू नसर के मैदान को उन्होंने वसी किया। उन्होंने हमगीर मौज़ूआत पर कलम उठाया, इनमें मज़हब, तारीख़, माशरत, सियासत, तालीम, रियादी और तिबियात जैसे मौज़ूआत शामिल है। और सर सैयद का असलूब मुतज़िल खुसूसियात का हामिल नज़र आता है। सर सैयद कहते हैं कि सर सैयद हमेशा सर सैयद पहले मकफ़ा और मज़ा की लफाजी बंदिशें थी, और दूसरी तरफ सियासी अफरा तफरी फैली हुई थी। अंग्रेज़ इंतकाम के नशे में मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन को ख़त्म करना चाहते थे।
सर सैयद अहमद ख़ान ने उस ज़माने में उर्दू ज़बान को राब्ते और रहनुमाई का जरिया बनाया, किलों मोहल्लों खानकाओं दरबारों से निकलकर दफ्तर और तालीमी इदारों को तक पहुँचाया और इसे एक अवामुन नास का रूप दिया। सर सैयद किसी मौजू या मकसद तक महदूद नहीं रहे, उनकी तहरीर में हमागीर पाई जाती है और ये खासियत की तहरीर में मौजूद है। उनके यहाँ मौज़ूआत का तनाव भी मौजूद है, कभी मज़हब अखलाकियात के दाएँ नज़र आते, कभी माशरे के इस्लाहगर बन जाते, कभी माशरे को ख़तरात से आगाह कर रहे हैं। उनकी तहरीर में जुर्रत है और तनाव है, जिनकी वजह से उनकी तहरीरों ने लोगों को जागने पर मजबूर कर दिया है। ये उनकी मशहूर मिसाल है ना कि उनकी तहरीर जो तकरीर होती थी वो लोगों को, सोए हुए कौमों को जगा देती थी, सोए हुए लोगों को जगा देती थी। इसके अलावा मीर तकी मीर की अगर हिस्ट्री जानना पड़ते हैं तो किसी एक आशिक की हिस्ट्री पढ़ लें। आशिक थे, मीर तकी मीर एक आशिक थे बेसिकली, और ख्वाजा मीर दर्द भी एक आशिक थे, और मिर्ज़ा गालिब भी आशिक थे। और उनके बड़े मशहूर शेर हैं कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, ले सांस भी बहुत आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगिर शीशागिरी का। और ख्वाजा मीर दर्द फरमाते कि जी की जी में रही बात होने ना पाई, एक भी उनसे मुलाकात हो ना पाई। तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ये सारे आशिक हैं। मतलब आपने क्या करना है, यूट्यूब पे निकालना है सर्च, मीर तकी मीर की हिस्ट्री, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनके अब्बू का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, वो करते क्या थे, वो शायर कैसे बने, उनको किस चीज़ का गम लगा जो उनको शायरी अपनाने पड़ी। आशिकों की शायरी, आपको पता है आजकल बच्चे जो हैं ऐसी हिस्ट्री पढ़ना भी पसंद करते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश भी हो गया, मैथ भी हो गया, फिज़िक्स भी हो गया, उर्दू भी हो गया, इस्लामियत भी हो गया। 9th क्लास में जो बच्चे हैं वो जो तैयारी 8 से 9 पे गए, वो ये कर सकते हैं कि 9 के अंदर है 6 नज़में, अब 7वीं भी आ गई रैनिंग समझ। तो जो 6 नज़में हैं, जैसे चिल्ड्रन हो गई, हेनरी लॉन्गफेलो ने लिखी है, और इसके अलावा डैफोडिल हो गई, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो मुसन्निफ के नाम याद करने, यानी कि कौन सी नज़म किसने लिखी है, एक तो ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, और दूसरा आपने सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है कि हिस्ट्री हो। अब हमारे को पता है क्या, हम बच्चों को यही नहीं पता, हमारे बच्चों को कि आप सल्लम की क्या हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा हम 1 क्लास से मैट्रिक क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं कि आप सल्लम की हिस्ट्री क्या है। Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of God. Prophet Muhammad, blessing be upon him, was born on Monday, the 12th of April, 19 August 571 AD, in the noble family of Quraysh in Makkah. Prophet Muhammad married with a high place, widow named Khadija at the age of 25. तो ये चीज़ है। और आप उनका आखिरी खुतबे के बारे में भी थोड़ा सा आपको बयान करना पड़ेगा कि इन मदीना द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंडेड ऑन इस्लामिक सोसाइटी बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल, ऑल पावर बिलोंग टू अल्लाह, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर अमंग देमसेल्व्स। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि एक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था, जिसको हिज्जतुल विदा कहते हैं, माउंट ऑफ अरफात, माउंट ऑफ अरफात, अरफात के मैदान में, ठीक है, कहा था कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान आदम की औलाद हैं और तमाम मुसलमान आदम की मिट्टी से पैदा किए गए। नॉर इज़ अ राइट मैन बेटर देन अ ब्लैक मैन, ओनली द गुडनेस ऑफ अ पर्सन मेक हिम सुपीरियर टू अदर। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक किताब की जो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है उसके बारे में फरमाया था कि आई एम लिविंग अमॉन्ग यू, आई थिंक विच विल गाइड यू, if you act according to this book you will never go wrong because this is the holy book of Allah। इसके बारे में स्टडी करें। हेलन केलर जो अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, और मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता रहा था ना कि टीचर का जो मकाम क्या होता है। अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, और उनकी टीचर का नाम था मिस सुलीवान। हेलन केलर अमेरिका में पैदा हुई थी, बोस्टन में। तो मिस सुलीवान ने जब उनको पढ़ाना शुरू किया तो उनकी आंखें भी वापस आ गई, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। उनकी आंखें भी वापस आ गई, उनको सुनाने भी लग गया और वो बोलने भी लग गए। फिर 1956 में उन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया स्पेशल स्कूल में जहाँ अंधे गूंगे बहरे बच्चे पढ़ते हैं, और उनको एक मैसेज दिया था, नॉट कॉज योर फैट, यू कैन डू एवरीथिंग दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखें, एक बच्ची है जो कि अंधी है, गूंगी है, बहरी है, और टीचर की वजह से एक इतना बड़ा मकाम पा जाती है कि उसका नाम एक किताब में आ जाता है जिसका नाम हेलन केलर है, और उनकी टीचर का नाम है मिस सुलीवान। अमेरिका में पैदा हुई थी, बोस्टन के अंदर, और ये 1880 में पैदा हुई थी। और जब ये 2 साल की थी तो बीमार हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उस इंसिडेंस में इनका जो था आंखें भी चली गई थी, और क्या कहते हैं, इनको नज़र भी नहीं आता था, सुनाई भी नहीं दे रहा था, और बोल भी नहीं सकती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हेलन केलर का नाम किताब में इसलिए आया है कि वो एक तो वो अच्छी अदब वाली स्टूडेंट थी,
और उनके जो टीचर थे वो देखे कितने मेहनती थे कि ऐसे बच्चों को हेल्प की जिसको नज़र भी नहीं आता, जो बोल भी नहीं सकती और जो सुन भी नहीं सकती, और आज उनका नाम किताबों में आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो सिंधी है, सिंधी में आप खुलासे याद कर लें, सारी किताबों के खुलासे, सारे चैप्टर्स के खुलासे याद कर लें, जो नज़म है उसको अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है सिंधी में, तो आप याद कर लें, छोटे छोटे सवाल याद कर लें सिंधी के, जैसे एहतियात मां केड़ा फ़ायदा है, एहतियात और रुआई जो कौमन कई हयाती ताजगी बख्शी तो मुल्क सौदा थी बची तो, एहतियात केरी कौमन कई जिंदा रही तो सगन एहतियात कौम कई सरखुरु और सरफराज बढ़ाईंदो है। और इसके अलावा अजरक सिंजी सकाबा जी अहम सोकड़ी केड़ी है, सिंजी सकाबा जी अहम सोकड़ी अजरक है। और इसके अलावा अजरक जो केड़ो रंग है, यानी कि अजरक के कितने रंग होते हैं, अजरक के चार रंग होते हैं, अच्छो कारो नीरो घाड़ो, ठीक है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे क्या कहते हैं, केंजा धन जा मायना क्या अच्छा है, केंजा धन जा मायना घटाई आए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आसान जैसे पान सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बरादरी बाबत केरो इशाद फरमायो, ता अज का पोई अरबी का अजमी पा कोई फजीलत ना है, तमाम मुसलमान आदम जी औलाद आहे, तमाम मुसलमान आदम जी मट्टी का पैदा किए हुए हुआ है, तमाम मुसलमान एक बरादरी है। तो ये जो आसान जो क्वेश्चन हैं, इनको बच्चे अगर पढ़ लेंगे कि क्लाइन के आंसर हैं तो मुश्किल नहीं है। आंसर याद कर लें, 8 नंबर के आंसर आते हैं, खुलासा याद कर लें, थोड़ी तशरीह पढ़ें, सिंधी की बुक को रीड करें क्योंकि सबसे ज़्यादा सप्लियाँ बच्चों की सिंधी में आते हैं। केमिस्ट्री में आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ जो केमिस्ट्री में फैसल पब्लिशर की गाइड बुक लें, बहुत अच्छी है वो, बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी होगी। डिफरेंस बिटवीन ज़रूर याद करें और डिफरेंस बिटवीन सारे याद करें, पूरी बुक के डिफरेंस बिटवीन याद करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन इन सस्पेंशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, सारे डिफरेंस याद करें। जितने डिफरेंस याद करेंगे उतना पेपर आसान होगा। और क्या बोला था मैं, हाँ मैं बोला था कि डिफरेंस याद कर लें। इसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशंस याद करें कि मोलर मास की डेफिनेशन क्या होती है, मास की डेफिनेशन क्या होती है, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या होता है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास का आइसोटॉप, इस तरीके से डेफिनेशंस याद करें। और बायोलॉजी के अंदर आप डायग्राम्स कर लें, सारी डायग्राम्स, यानी कि जितनी भी डायग्राम्स हैं डायग्राम याद कर लें आप। बायोलॉजी याद नहीं करनी है आपने, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसकी लेवलिंग को याद करना है डायग्राम को। जैसे क्ले मेडोमिनास हो गया, ब्रासी का फ्लावर हो गया, आई ऑफ फ्रॉग हो गया, हार्ड ऑफ फ्रॉग हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग हो गया, हार्ड ऑफ फ्रॉग हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड ऑफ फ्रॉग हो गया। इसके अलावा आपने डिफरेंस याद करने हैं। इसके अलावा आपने फाइलम के करैक्टरिस्टिक याद करने हैं, जैसे करैक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, करैक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम फॉरीफेरा, करैक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, करैक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा, करैक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। जो फाइलम के जो करैक्टरिस्टिक अगर आप याद कर लेंगे तो ये बोर्ड के पेपर में लाजिम आते हैं। इसकी तैयारी अच्छे से कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें एंड डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लें। मैं ये समझता हूँ कि बायोलॉजी का पेपर आपका कभी नहीं हो सकता। और हाँ, 20 MCQs की तैयारी अच्छे से करें, जितने भी 15-17 MCQs आते हैं उसकी अच्छी से तैयारी कर लें, तो आपका पेपर कभी रुक नहीं सकता। बच्चे क्या करते हैं, याद करने के चक्कर में लग जाते हैं तो बायोलॉजी का पेपर रुक जाता है। आप याद नहीं करें, आज डायग्राम की प्रैक्टिस करें, डिफरेंस याद कर लें, 3 बहुत आसान है, यानी कि ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, जो इतने बड़े आंसर याद कर होते हैं। डिफरेंस याद करें और क्या कहते हैं डायग्राम की प्रैक्टिस करें, MCQs की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, पेपर पास हो जाएगा, इतना आसान है। तो ये चीज़ें बच्चों की असल में सिलेक्शन सही नहीं है। सिलेक्शन अगर याद करने की सिलेक्शन सही होगी तो पेपर कभी रुकने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन बच्चों की मैंने देखा सबसे ज़्यादा सप्ली किस में आती है, मैं किसी भी अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, हाँ भाई किस में सप्ली है, सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जबकि दोनों बहुत आसान सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि उनको वे डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन दी जाती है, सिम दी जाती है। अगर डायरेक्शन सही दी जाएगी तो बड़ी आसान हो जाती है, डायरेक्शन अच्छी सही होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिंधी के अलावा, इंग्लिश के अलावा इसके अलावा है मुताला पाकिस्तान। मुताला पाकिस्तान में आप मरदमशुमारी याद कर लें कि मरदमशुमारी क्या है, मरदमशुमारी कितने साल बाद होती है, हर 10 साल बाद होती है। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी, 1951, दूसरी कब हुई थी, 1961, तीसरी मरदमशुमारी 1971, चौथी मरदमशुमारी 1981, पाँचवीं मरदमशुमारी 1998, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 132.352 मिलियन थी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लें। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ मुताला पाकिस्तान के अंदर 2 कौमी नज़रिया याद कर लें। आप कायद-ए-आज़म के 14 नकाज याद कर लें। आप 1973 के आइन भी याद कर सकते हैं। आप 3 जून का मुआहिदा भी याद कर सकते हैं। मुताला पाकिस्तान के अंदर, मुताला पाकिस्तान सबसे आसान, जंगलात के फ़वाइद,
अब आपको ये नहीं पता कि जंगलात की फ़वाइद क्या, जंगलात से हमें लकड़ी हासिल होती है भाई, जंगलात से हमें जड़ी बूटियाँ हासिल होती है, जंगलात से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, जंगलात से हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, मिल रहा है, ऑब्जर्व करते हैं पौधे, फिर रिलीज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें मुताला पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। फिज़िक्स में अगर आपको फिज़िक्स में जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, जो बच्चे थ्योरेटिकल में जा रहे हैं अक्सर उनकी सप्लियाँ आ रही हैं। थ्योरेटिकल में क्या है, डेफिनेशन याद करने बैठ गए और लॉ याद करने बैठ गए, एमसीक्यूज उन्होंने देखे नहीं, एमसीक्यूज याद किए नहीं, डेरिवेशन याद की नहीं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की नहीं, डेरिवेशन की प्रैक्टिस की नहीं, और बोले हमारे पेपर पास हो जाए, हमने बहुत तैयारी की। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मेरे पेपर में सप्ली लग गई। क्या वजह है भाई? मैंने सर थ्योरेटिकल पढ़ा था, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा था। तो भाई पेपर एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो सारा क्रॉस इसलिए करेगा, बोले बच्चे ने चीटिंग करके पेपर दिए। वजह क्या है? वजह ये कि उसने एक भी प्रैक्टिकल सवाल को अप्लाई नहीं किया, एक भी न्यूमेरिकल का उसको ऐसा यूनिट ही नहीं पता, उसको डेटा ही नहीं पता, उसको डेरिवेशन ही नहीं पता, उसको फार्मूला लगाने नहीं आ रहा, उसको यही नहीं पता कि किस तरीके से फोकल लेंथ को सॉल्व किया जाता है कि 1/f = 1/p + 1/q, विजुअल क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, फोकल लेंथ की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, और इमेज डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, फोकल लेंथ होती क्या है, कुछ भी नहीं पता। बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाने से फुर्सत नहीं मिल रही कि बच्चे रट्टे लगा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक रट्टे में लगे हुए। फिजिक्स की डेफिनेशन याद की ऐसे, फिजिक्स द ब्रांच ऑफ द टेंजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी अलोंग विद द इंटरेक्शन बिटवीन देम। अगर उसके मायने पूछो कि क्या बोला भाई आप, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में समझाओ, नहीं सर मेरे को तो ऐसी याद की हुई। तो पढ़ाई को भी हम लोगों ने वो बना दिए, यानी कि बस ये याद करने की मशीन बना दी। तो फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जब अप्लाइड फिजिक्स को अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, या किसी बायो आगे अप्लाई करते हैं किसी भी बायो की क्या कहते हैं फैकल्टी में, यानी कि मेडिकल की फैकल्टी में, तो वहाँ पर तो आपसे प्रैक्टिकल सवाल होते हैं। वहाँ तो आपको कोई सवाल है नहीं कि आपको पूरी डेफिनेशन रट के सुना दिया आपने, कि आपने ओम्स लॉ सुना दिया, आपने चार्ल्स लॉ सुना दिया, आपने बॉयल्स लॉ सुना दिया, आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ सुना दिया, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, हुक लॉ सुना दिया। वहाँ तो ये नहीं चलता, वहाँ तो प्रैक्टिकल चीज़ें चलती। तो मैं बच्चों को ये प्रिपेयर कर रहा हूँ और एक इस्लाह भी कर रहा हूँ और समझाना भी चाह रहा हूँ कि जो बच्चों की सप्लियाँ आ रही हैं उसकी मेन वजह क्या है, सप्ली आने की मेन वजह क्या है, वो बच्चे न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। आप न्यूमेरिकल के ऊपर काम करें, आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ क्या होती है, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इमेज डिस्टेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वोल्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है, आपको पता होना चाहिए कि मास क्या होता है, आपको पता होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि टाइम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बच्चे क्या कर रहे हैं, इससे कोई उनसे मकसद नहीं है, बट डेफिनेशन है रटी हुई है। Physics the branch of the properties but energy along with the direction between them. What is it can have the motion body body under direction given force. But is electricity? It can have the physical phenomenon involving electric charge when there is element force. बस वो रटली मायने आते ही नहीं क्या पढ़ा है मैंने। बेटा क्या बोलो, जैसे ना वो भैंस के आगे बीन बजाना, एक मिसाल है, बड़ी मशहूर मिसाल है। एक बंदा बोलता है कि रट्टेबाज को समझाने से मुराद ये है कि भैंस के आगे बीन बजाना, बंदर को अदरक खिलाना और ऊँट को रिक्शे में बिठाना, और एक रट्टेबाज इंसान को समझाना एक बराबर है। बड़ी मुश्किल होती है इनको समझाना। वो भूख का रट्टा मारते रहेंगे और परसेंटेज उनकी 82 से ऊपर नहीं जाती। मैंने बहुत सारे शागिर्दों को पढ़ाया है जो ऐसा उनका रट्टा था लेकिन 82 से ऊपर नहीं जा सके। वजह क्या थी? उन्होंने पेपर को समझा ही नहीं कि पेपर खाली याद करने का नाम पेपर देना नहीं होता। प्रेजेंटेशन देखी जाती है, आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है, आपने एक सवाल को कितने पेज में लिखा है वो देखा जाता है, और आपने उधर मार्कर इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए, वो ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया है, वहाँ इस्तेमाल करना था या नहीं करना था, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल किया है, वहाँ इस्तेमाल करना था नहीं करना था। एक फॉर्मेट होता है, प्रेजेंटेशन होती है, लिखने का तरीक़ेकार होता है, समझ के लिखना होता है। रट्टा मार के लिखेंगे तो एग्जामिनर तो ये समझेगा चीटिंग करके लिखा हुआ इसने। और एक तो बच्चों की राइटिंग भी बुरी होती है, राइटिंग के ऊपर काम नहीं करते और पूरा पेपर लिख देते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, क्या कहते हैं, मेरे को उसका लगता था कि सप्ली आएंगी 4 और उसके A ग्रेड आ गया। मैं परेशान, भाई A ग्रेड कैसे आया? किताब तो उसने पूरी रटी हुई, किताब का कुछ याद ही नहीं था उसको, बस राइटिंग अच्छी थी उसको, किताब का कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ राइटिंग अच्छी थी, उसको एग्जामिनर ने A ग्रेड दे दिया। तो ऐसा भी लक चल जाती है बच्चों की कि जो जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, याद कुछ नहीं होता और A ग्रेड आ जाता है। और
मैं ये समझता हूँ कि जो अकाउंट्स के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो पेपर डिले हो गए हैं, जो रुके हुए हैं, यानी कि अब नहीं होंगे, अगले साल में पास हो गए, अकाउंट्स में आप क्या कहते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन को अच्छे से पढ़ें, उसका फार्मूला पढ़ें, और आप एसेट परचेजेज, एक्सपेंस, सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न, लाइबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू, परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक, इसके बारे में स्टडी करें। बैंक रिकन्सिलेशन को आप जनरल को बहुत ज़्यादा फोकस दें कि परचेज मर्चेंडाइज की एंट्री क्या बनती है, सोल्ड मर्चेंडाइज की एंट्री क्या बनती है, विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज़ क्या होता है, स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कितनी चीज़ों से स्टार्ट होता है, स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट, कमीशन एंड कंस्टिट्यूशन।